बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और वो कहते हैं ना कि जब हुस्न आता है तो नज़ाकत खुद ही आ जाती है। ऐसे ही चीफ जस्टिस की तकर्री के मामला एक जानिब हैं, वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस के साथ साथ अगर हम देखें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अब डिफेंस फोर्स के चीफ कहलाए जाएंगे। और ये ओहदा ख़ास करके पूरी पाकिस्तान की आवाम की रजामंदी के साथ जो है वो अब सामने नज़र आ रहा है। एक ये ऐसी ताकत का मुहव्विर है जो कि एक बड़ा ताकत का मुहव्विर बनकर सामने आएगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी अब इस पर मंजूर कर लिया गया। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली में पाक आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स और इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। ये तमाम सूरत हाल इस वक्त आईनी तरमीम के मुताबिक की जा रही है। ऐसे में दूसरी जानिब इस्तीफों का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। अब बात करेंगे कि कौमी मालियाती कमीशन के हवाले से भी तो NFC अवार्ड के हवाले से जो 18 नवंबर को होने वाला मुजवजा मशावरती इजलास है वो भी अब मुलतवी हो गया है। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं तरमीम पर दस्तखत किए, काबीना में पेश भी कर दिया गया। इसी के साथ साथ हमने देखा कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की पूरी लहर पूरे पाकिस्तान में दौड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए और मजबूत हिकमत अमली क्या बनाई जाएगी, इस पर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हमारे से जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक टू द शो। जिससे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे आज 27वीं तरमीम के हवाले से। गुज़िश्ता 3 रोज हम यही देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम के मामला सामने आए, वफाकी काबीना से भी मंजूरी हुई, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अब दस्तखत कर दिए। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ऑफ जो चीफ है अब डिफेंस फोर्स भी होंगे। तो ये तमाम तर सूरत हाल मंजर आम पर है। वहीं 5 साल की मुद्दत बताई जा रही है। ऐसे में इस वक्त हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में सलीम सिजवानी साहब को। PTI साहब का ताल्लुक है, हमारे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सर वेलकम करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। कर्नल साहब, तमाम तर सिचुएशन हम देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ चामा गोयाँ भी हैं, मुख्तलिफ इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी बातचीत के साथ साथ अगर देखें तो एक अच्छे फैसले भी सामने आ रहे हैं। सर आप इस तरमीम को किस तरीके से देखते हैं? देखें, बात यह है कि ये 27वीं तरमीम है, ये तो एंटिसिपेटेड थी। असल में आप जो माजी में अगर चले जाएं 47 से लेकर अभी तक, there has always been a problem between civil and military relationship, ये रहा है। अच्छा, अब वो और ये भी एक तयशुदा बात है कि जो हमारे सिविलियन रूलर्स रहे हैं, जितने भी रहे हैं, irrespective, they always needed the establishment's help in running the affairs of the state। वो उसके बगैर उनका मतलब ये है कि गुजारा होता ही नहीं। तो इस सूरत हाल में अब एक ये जो सामने आपके आ गई है जो पोजीशन बन के, वो ये है कि अब फैसला ये हो गया है, तो रानी जान छूट गई है। एक तो ये कि अब माशाल्लाह का कोई डर नहीं रहेगा आपको। पहले माशाल्लाह लगते थे, अभी सिविल गवर्नमेंट और आर्मी जो है वो मिल के काम करेंगे। आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया है कि देयर इज नो हार्म इन हाइब्रिड सिस्टम, और ये बड़ा सेटिस्फैक्टरीली काम कर रहा है। तो अब आपने तो ये देख लिया कि गवर्नमेंट जो है वो उसने खुद ही वॉलंटरीली अपने कुछ जो अथॉरिटी है वो एस्टेब्लिशमेंट को दे दी। अब इससे क्या है, आप देखें कि एक तो माशाल्लाह का डर खत्म हो गया, दूसरा इलेक्शन होंगे हर 5 साल बाद, पार्लियामेंट भी काम करेगी, सारा कुछ होगा। लेकिन जहां तक फैसले का सवाल है वो डिबेट तक ही महदूद रहेगी। पार्लियामेंट फैसला वो नहीं कर सकेंगे, फैसला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुख्तार साहब की जो हुकूमत है मुकम्मल तौर पर डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। एग्जैक्टली। आप देखें कि हमेशा फौज का सहारा लिया है, अंधेरों में भी मिलते रहे हैं, दिन में भी मिलते हैं, रात को उजाले में मिलते रहे। ये तो कौम का एक बहुत दर्दनाक पहलू था, और ये शुक्र है कि ये इस चीज से भी जान छूट गई, अब खुल के हर चीज सामने आ गई है। अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे यहाँ जो हमारी लीडरशिप है, जो भी है वो
बगैर फौज के चल ही नहीं सकती। हम खामखा फौज को जो है वो बातें बनाते हैं कि जी वेस्टर्न है, इसको वेलकम किया है। इसका मतलब ही यही है कि आप जो है जो डिसीजन फौज लेगी, जो सिक्योरिटी का है या जो भी है मामला है, वो ये फौज के फैसले जो हैं वो आएंगे आपको ऊपर से और वो आपको करने पड़ेंगे। तो इनकी अपनी जो इंडिपेंडेंस है, जो सॉवरेनिटी है ऑफ द पार्लियामेंट, वो अपनी जगह कायम है, लेकिन डिबेट के हद तक मेरा अपना ख्याल है। अब खाली डिबेट करते रहेंगे, लेकिन जब फैसले का बात आएगा तो वो फैसला ऊपर से आएगा एस्टेब्लिशमेंट का। क्यों? अब इन्होंने खुद एडमिट कर लिया, 234 मेंबरों ने उनको वोट दिए हाउस को ये बिल पास करने में। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो अब तमाम जो जुडिशली है जितनी है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो भी जो है एग्जीक्यूटिव के नीचे आ गई है। उनकी मर्जी है, जिसको चाहे चीफ जस्टिस बनाएं, जिसको चाहे जज लगाएं, जिसको चाहे जिसको ट्रांसफर कर दें। तो ये अब तो इस मामले में मैं अब क्या कहूँ आपको। तो अच्छा, वाज़ेह तौर पे हम ये देखते थे, नहीं कर सकते जी, हम वाज़ेह तौर पे ये देखते थे कि पाक अफवाज का एक मौक़िफ़ सामने आता था कि जी सियासत से पाक है और सियासत में किसी किस्म का कोई मुदाखलत भी नहीं है। तो अब जो सिलसिले हैं, हाइब्रिड सिस्टम है, इससे पहले भी अदवार में हुकूमतें आई जिन्होंने टेक्नोक्रेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो टेक्नोक्रेट्स को लेकर आएंगे। तो क्या ये बतौर टेक्नोक्रेट्स ही आ रहे हैं? नहीं होगा नहीं, वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है टेक्नोक्रेट का। वो टेक्नोक्रेट तो होता है कि थोड़ा वक्ती तौर के ऊपर कि अगर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप एक गवर्नमेंट ले आते हैं। उसमें आप बजाय ये कि 40 वज़ीर रखने के 8-10 जो पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनको आप ले आते हैं। अभी टेक्नोक्रेट का क्या मतलब है? कोई दूसरा नहीं है। ये सारे आपके जो इलेक्टेड मेंबर हैं हाउस के, गवर्नमेंट में जो एलाइड पार्टीज हैं, वो सब मिलके अपना हुकूमत चलाएंगे। ये बात है। अभी सिर्फ पीपी जो है वो हुकूमत में शामिल है, लेकिन वो उनके वजीर नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो भी अपना हिस्सा डालेंगे, इसके अंदर आ जाएंगे लेने के लिए। लेकिन देखें ना, आउटपुट तो हमें अच्छा नजर आ रहा है। मगर हम वैसे भी देखें कि पाक फौज के अगर हम गुज़िश्ता इसी साल के अंदर देखें तो मुख्तलिफ जंगें हमने देखी जिसमें ज़ाहिर जीत का टाइटल पाक फौज के नाम पर रहा। ऐसे में तो होना चाहिए ना कि चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ डिफेंस अगर बन रहे हैं तो उसमें मुज़ायका होना नहीं चाहिए। सर, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक जरूर करूंगा कि अभी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, नहीं ये रोज का जो ड्रामा था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो घर भेज देती थी, अब ये सिलसिला खत्म हो गया हमेशा के लिए। अब ये सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो अपनी मर्जी के जो बेंच है तरतीब देंगे, अपनी मर्जी के जजेस को लेकर आएंगे, और वो जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे फैसला दे सकते? दे ही नहीं सकते। इसमें तो कोई शक नहीं है। रोज का जो ड्रामाबाजी है वो खत्म हो जाएगी। अब केसेस जो है वो आईनी बेंच में चले जाएंगे, और आईनी बेंच में कौन बैठा हुआ है? वहाँ कोई सब इनके एग्जीक्यूटिव के नॉमिनेटेड बंदे बैठे हुए हैं। इसका मतलब जो सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, अदालती निजाम जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। अभी कौन सा कुछ स्ट्रांग है वो? ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब हमारे साथ सलीम सिचवानी साहब मौजूद है, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। सर, क्या कहेंगे? पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम के मामला सामने आए और आज भी एक बड़ा फैसला सामने आया, क्या कहेंगे सर? सर देखें, ये मेरे ख्याल से तो ये जो बात कर रहे हैं कि अभी अच्छा मार्शल का खतरा, मार्शल ज़्यादा बेहतर है इससे तो मार्शल ज़्यादा बेहतर है। मुल्क को कौम के खाने वालों की तादाद जो है उसमें कम होती है। इस वक्त तो दोनों तरफ के लोग हो गए, ये यहाँ से भी खाया जाएगा, वहाँ से भी खाया जाएगा। मादनियात लूटेंगी, मादनियात की कोई अकॉम्पलिटी आज तक हमारे कौम के सामने नहीं लाई गई है। और पिंक सॉल्ट जो कि 12 पैसे का जो है वो दिया जा रहा है और 9 यूरो में बिक रहा है। पिंक सॉल्ट पता नहीं अब कितना बचा है या ख़त्म हो गया, ये भी अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये अकाउंटेबिलिटी सारी कौम के सामने आनी चाहिए और आवाम को आवाम का हक मिलना चाहिए। जब तक आवाम को आवाम का हक हम नहीं दे सकते तो जितनी भी हुकूमतें लाई जाएंगी, जिस तरीके से भी लाई जाएंगी, वो नाकाम होंगी। तो सर, सदर के अख्तियारात के मामला भी सामने है। सर देखें, आप बताएं कि हम कहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं मुसलमान हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हम कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी हैं। जब हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अगर मेरी बीबी बेटी फातिमा तो ज़ोहरा खातून जन्नत, अगर वो भी चोरी करेगी तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ हम
सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ को इस्तिस्ना दे रहे हैं, वो भी लाइफ टाइम का। तो सही गैर इस्लामी और गैर इखलाकी और एक नारवा तर्ज अमल है जो कोई भी महज़ब मुल्क में और कोई भी मजहब में इस चीज़ का मुमकिन नहीं है। सब बानी पीछे आई तो इस वक्त जेल में मौजूद है और वो भी तो यही सजा काट रहे हैं कि उन्होंने भी घड़ियां चोरी की हैं। ये इल्जामात उनके ऊपर हैं। ये इल्जामात हैं, ठीक है। वो घड़ियां उन्होंने कीमत देख के खरीदी हैं, ठीक है। पहली बात तो चोरी एक अलग चीज होती है और कीमत देख के खरीदना एक अलग चीज होती है। पहले 2% था, 2% की खरीदी जाती थी, उन्होंने 20% कर दिया और 20% दे के खरीद रहे। तो इसमें फर्क है। इसको अब आप झूठे इल्जाम लगा दें, अपने यहाँ से आपकी चाबियां उठा लूँ, नहीं है मेरी चाबी है। ठीक, मतलब ये कि इल्जामात की बौछार और इल्जामात की बौछार है। देखिए एक होता है ऑनेस्टी से काम करने वाला, वो शख्स ऐसा है जिसने ऑनेस्टी से काम किया, उसके साथ उसका रिजल्ट भी आया और अल्लाह ने दिया। मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने बहुत खुदादत सलाहियतों का मुजाहरा किया, मगर इसका रिजल्ट अल्लाह ने इनको दिया। अल्लाह ने इनका हाथ पकड़ा। 6.1 GDP विदाउट अमेरिकन डॉलर्स के कभी नहीं आई थी। ये फर्स्ट टाइम था कि विदाउट अमेरिकन डॉलर्स के 6.1 की GDP पाकिस्तान को नसीब हुई। इसके अलावा आप देख लें बिला इम्तियाज एहसास प्रोग्राम, बिला इम्तियाज जो है वो हेल्थ कार्ड और एजुकेशन कार्ड और की तरफ गामजन थे। जिस तरीके से कर्नल मुख्तार साहब ने कहा कि हुकूमती अदवार प्रीवियसली भी देख लें, एस्टेब्लिशमेंट जब तक साथ साथ जुड़ी रही, हुकूमतें आगे चलते रही, आपके अदवार में भी आज से 40 साल पहले, मेरे ख्याल मोर देन 40 ईयर्स पहले जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत को एक गैर इखलाकी तौर पे ख़त्म किया गया और मुल्क में मार्शल लॉ आएगा। उस वक्त उन्होंने अपने जेल के अंदर में एक किताब लिखी थी, अगर मुझे कत्ल किया गया, जिसमें इन्होंने कहा था अगर मुझे कत्ल किया गया तो बड़े बड़े बूटों वालों की हुकूमत होगी, हुकूमतें बनाई जाएंगी, हुकूमतें गिराई जाएंगी, अवाम का खून निचोड़ा जाएगा। और आप देख लें आज उस वक्त से लेकर आज तक अगर आप देख लें तो अवाम तो बेहाली होती जा रही है मुसलसल 40 साल में। ऐसे ऐसे एग्रीमेंट हुए जो कि गैर इखलाकी, गैर इंसानी और गैर इस्लामी, जैसे IPPs के एग्रीमेंट थे, जिसमें आज पाकिस्तानी कौम जो डूबी हुई है उसमें से बड़ा किरदार IPPs के उन एग्रीमेंट्स का है, जो 5 अरब डॉलर की इम्पोर्ट को 30 अरब डॉलर तक ले गई। और हम बिजली इस्तेमाल करें या न करें हम पैसे दे रहे हो। ऐसे एग्रीमेंट करने वाले मुल्क के गद्दार थे, ऐसे हुकूमत एग्रीमेंट करने वाले मुल्क के गद्दार हैं, आज हुकूमतों में बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ और कोई पुरसान हाल नहीं है अवाम का। ठीक है, आज तो होना तो ये चाहिए कि ये तमाम गैर इखलाकी गैर कानूनी मादे आलमी अदालत के अंदर चैलेंज करके उनको खत्म करवाया जाए, मगर ये कि इस्तीफा हासिल किया जाए, क्योंकि वो हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं अवाम के ऊपर। और आगे भी वो सिवाय आपको उस मुल्क के अंदर में जब तक अवाम को वोट का हक नहीं दिया जाएगा, ये कोई भी हुकूमत आए आप देख लीजिएगा वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। ठीक है जी। दूसरी तारीफ हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं आगा खालिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। आगा खालिद साहब, तमाम तर सिचुएशन हम देख रहे हैं कि पिछले अगर सियासी हम एक मंजरनामे पर नज़र डालें तो 27वीं तरमीम के मामलात में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी चहमा गोया कुछ नेगेटिविटी मतलब तरफ से हमें नज़र आ रही हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव इसके पहलू भी नज़र आ रहे हैं। सर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई ये तो हमेशा से होता आया है, जब भी कोई तरमीम हुई है तो उसमें जो है एतराज़ात होते रहे हैं और ऐसा एक माहौल बना दिया जाता है कि जैसे मुल्क खतरे में है, खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा इससे। हालांकि हमेशा से यही आया, हुकूमतों की ज़रूरत होती है तो उसके मुताबिक ज़ाहिर है वो तरमीम लाते हैं। और तरमीम लाने का जो सबसे आम कानूनी आइनी जो प्लेटफॉर्म है वो कौमी असम्बली है, सेनेट है। वहाँ से अगर मंजूर होता है और वो अगर कहते हैं कि ये चीज़ तरमीम जो है वो कौम के मफाद में है, उनकी बेहतरी के लिए है, तो मुझे पता है इसके अलावा और क्या तरीक़ाकार है। अगर तरमीम लानी है और उसमें आइन में कोई बेहतरी पैदा करनी है या कोई मसाइल इस तरह के पैदा हो रहे हैं हुकूमतों के लिए, तो वो उसको अगर हल करना चाह रहे हैं तो वो इसका बेहतरीन हल यही है। अगर एक डिक्टेटर आ जाता है कि बैठ जाता है और वो कब्जा करके वो आइन को मुअत्तल कर देता है तो उसके खिलाफ तो कोई नहीं बोलता। और जब इस तरह जमहूरी हुकूमतें होती हैं और वो इस तरह की तब्दीलियां करती हैं तो लोग अजीबोगरीब किस्म का माहौल पैदा कर देते हैं। तो मुझे तो बहुत अफसोस होता है। अच्छा, ये चीज़ तो इनको बहुत वो बुरी लग रही है, लेकिन वो भूल गए कि जब ये हुकूमत के खिलाफ जब आदम एतमाद की तहरीक आई थी तो स्पीकर ने क्या रोल अदा किया था और किस तरीके से उसने कौमी असम्बली तोड़ दी थी, बजाय इसके जो आदम एतमाद की तहरीक मंजूर की जाए वो की जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी थी। तो क्या वो हालात सही थे? वो कानूनी था सब कुछ? लोगों का हाफजा इतना कमजोर है कि लोग इस तरह इन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हकायक होते हैं और जो मसनूई चीज़ें होती हैं उनको सामने रख के प्रोपगंडे का शिकार हो जाते हैं।
ठीक है, आप हमारे से जुड़े रहिएगा। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहे, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज। वेलकम बैक टू द शो। जिससे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी, 27वीं आनी तरमीम का ये मामला है। वहीं दूसरी जाने हम देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पावर की यूटिलाइजेशन और पावर को जिस तरीके से इंक्रीज किया जा रहा है, या हम अगर इसको दूसरे लफ्जों में कहें कि ये पावर जो है वो मुख्तलिफ इदारों की सिमत की तरफ गामजन है। तो ऐसे में सर जाहिर है, इससे अब से कुछ देर कबल आगा साहब ने भी गुफ्तगू का सिलसिला था, आगा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक नजरसानी की और उन्होंने यही कहा कि पिछले अदवार की अगर बात करें उसमें भी अगर हम देखें स्पीकर के हवाले से, तो सर बानी पीटीआई जो है उनकी भी मामला इसी तरह थे, तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उस पर भी गौर करना चाहिए। देखिए, स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी थी वो उनका हक था, आईनी और कानूनी हक था, और उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। मगर आपने शायद अतर बिल्ला साहब का वो बयान नहीं सुना जिसमें इन्होंने कहा था अगर मैं रात को 12 बजे अदालतें नहीं खोलता तो जनरल बाजवा ने मुझे मार्शल लॉ की थ्रेट दी थी। अगर वो इस धमकी के अंदर ना आते तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल अलग होती। आज पाकिस्तान नई मंजिलों की जानिब गामजन होता, क्योंकि आज के दौर में मार्शल लॉ लगाना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो अतरमुल्ला की इस थोड़ी सी कमज़ोरी ने आज पाकिस्तानी कौम को जो है तनज़ुली की तरफ धकेल दिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी कौम जो है इन डिक्टेटरों के और इन जो है ना पाकिस्तानी कौम को हक मारने वालों के पंजे में दबोची हुई है। ठीक है, अच्छा क्या कहेंगे, डेफिनेटली इस वक्त कर्नल रिटायर्ड मुख्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी कर्नल साहब क्या कहेंगे, डेफिनेटली तमाम तर सूरत हाल अगर हम पिछले अदवार में जिस तरह आपने भी कहा कि यही चीज होती हुई नजर आई है, अब सारी चीजें आया होने लगी है, सर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बात यह है कि अगर माजी में कोई चीज गलत होती रही है तो क्या जरूरी है हम उसको रिपीट करें? क्यों रिपीट करें हम उसको? अगर माजी में किसी हुक्मरान ने गलती की है या जिसने भी गलती की है, ठीक, तो क्या जरूरी है कि हम उस गलती को 10 से ज़रब दे के उसको फिर सर आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी एक गलती है जो रिपीट की जा रही है? कौन सी? ये भी गलती है। इससे देखिए ना, इससे क्या हुआ है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो वीक हो रहे हैं ना, वो वीक हो रहे हैं। डेमोक्रेसी है तो फिर उसमें किसी और का इंटरफियर नहीं, उन्होंने डिसीजन लेने, उन्होंने फैसले करने हैं। अब इन्होंने जो नया नाम दे दिया ना हाइब्रिड सिस्टम का, तो उसके बाद अब ये जो झगड़ा चलता था ना हमेशा फौज का और उसका, अब सिविल गवर्नमेंट जो है, जो लीडरशिप्स हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मासवाए पीटीआई के जो कि अभी अपोजिशन में है या दूसरी एक दो जमातें अपोजिशन में है, अब उन्होंने एडमिट कर लिया है कि फौज के बगैर हम हुकूमत कर ही नहीं सकते। जब फौज के बगैर हुकूमत नहीं कर सकते तो ये सिस्टम जो है उन्होंने अपना लिया है। अब ये इसको चेंज करना, भी एक साहब कह रहे थे कि जी वो फील्ड मार्शल था यार, वो फील्ड मार्शल का जो रैंक है वो जब तक आदमी जिंदा है वो कायम रहता है। फील्ड मार्शल नेवर रिटायर्स, वो कभी रिटायर नहीं होता। ठीक, तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फील्ड मार्शल। आगा खालिद साहब क्या कहेंगे? जी आगा साहब, क्या आगा साहब हमारी बात सुन सकते हैं? जी, डेफिनेटली जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दीगर अदवार में जो गलतियां की हैं अगर उसी को दोहराया जाए तो पूरा सिस्टम कोलैबोरेट हो जाएगा। सिस्टम कोलैबोरेट होने का मतलब ये है। दूसरी जानब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कर्नल मुख्तार साहब ने कही कि डेमोक्रेसी वीक हो रही है। अब जहां पे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून लीग की बात करें, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी जमात बन के सामने आई, जिनका अपना नारा ही डेमोक्रेसी के हवाले से था, और उन्हीं की मौजूदगी में तमाम जो सिलसिले हैं वो जारी हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जमहूरियत के अलमबरदार थे वही अब जमहूरियत की नफी में है। सर क्या कहेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसियाँ जो थी वो अवाम ताकत का सर चश्मा है। अब मौजूदा पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जो है वो हुकूमत पार्टियों का सर चश्मा है। यानी हुकूमत इनको चाहिए किसी भी तरीके से हो, किसी भी ज़राए से मिले, हुकूमत होनी चाहिए। तो इस तरीके से अवाम पिसती है और अवाम के जो खिदमत होनी चाहिए वो नहीं हो सकती और ना हो रही है, क्योंकि अवाम को वोट का हक ही नहीं है इस वक्त। और ये जो फौज का नाम बार बार लिया जाता है तो सिर्फ इसमें पूरी फौज इन्वॉल्व नहीं होती है, चंद जनरल्स होते हैं जो ये पूरा अपना सिस्टम चला रहे होते हैं और पूरा इदारा बदनाम हो रहा होता है।
मोहम्मद जनरल ज़िया-उल-हक ने 11 साल तक हुकूमत की, 11 साल अमेरिकन डॉलर्स की इमदाद इनको मिलती रही, मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तानी कौम का हर बजट नुकसान के अंदर में था। उसके बाद मोहम्मद खान जोने जो आए, मोहम्मद खान जोने ने एक ही बजट बनाया, उन्होंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत के अखराजात कम किए थे और पाकिस्तान को विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट के पाकिस्तान को प्रॉफिट में लेके आए थे। मेन चीज़ ये नहीं है कि कौन हुकूमत चला, मेन चीज़ ये कि क्या वो हुकूमत चलाने वाले ईमानदार हैं, क्या वो ईमानदारी से उस जो हमारा तरीक़ेकार है अल राशी वल मुर्तशी खिलाउमा फिल, ना रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोस्ती हैं, मरना है अल्लाह को जवाब देना है, हमें आखिरत में हमें अल्लाह को जवाब देना किया, इन पे इनको यकीन है, अगर इनको यकीन होगा तो ये कभी करप्शन नहीं करेंगे, कभी बेईमानी नहीं करेंगे। इसी करप्शन और बेईमानी ने मुल्क को तबाही की तरफ लेके गया है और यही लेके जा रहा है मजीद जो डूब रहा है पाकिस्तान। हल्फ लेने के बाद जो है वो आप आते हैं किसी भी जो भी आप ओहदा लेते हैं उससे पहले हलफ यही तो होता है कि आपने अवाम की भलाई के लिए सोचना है। सर आप देख लेना कोर्टों में जो हो रहा होता है आपके सामने नहीं है, हर विटनेस आके हलफ ले रहा होता है, हर चीफ जस्टिस हलफ ले रहा होता है, हर जनरल हलफ ले रहा होता है, हर सियासतदान हलफ ले रहा होता है, हर वो इदारे का सरबराह जो हलफ ले रहा होता है, मगर हर जगह पे आप देखें तो हलफ की पासदारी नहीं होती। इसकी वजह सिर्फ यही है कि इनको आखिरत पे ईमान में कमी आ गई या खत्म हो चुका है, अल्लाह को जवाब नहीं देगा। आगा साहब हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब कर्नल साहब आप भी मौजूद हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 27 यानी तरमीम के मामला सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तरमीमी बिल है जो कसरत राय से मंजूर हो गया, ऐसे में अब इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब इस तरीके से इस्तीफों का आना और दूसरी जानिब अतर मिनल्लाह साहब का भी इस्तीफा जो है वो आ चुका है, ये वो तमाम तर सूरत हाल है जिसमें आप देख ही रहे हैं कि क्या सिस्टम आगे चलेगा। जिस तरीके से इस्तीफे आ रहे हैं, ये इस्तीफों का आना क्या इस आईनी शिक या इस आइन की नफी है? जी कर्नल साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है, उसके लिए मैं भी माजरत चाहूँगा। लेकिन इसके साथ साथ डेफिनेटली जो सिलसिला हम देख रहे हैं कि जी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब आर्मी स्टाफ को जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी डिफेंस फोर्स बना दिया गया और अब इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि 5 साल की मुद्दत जो है वो बताई जा रही है। तो एक जानिब जिस तरीके से हम देखते हैं कि गुज़िश्ता जो 1 साल के अंदर जिस तरीके से हमने तमाम तर सूरत हाल को देखा, वहीं इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं कर्नल इस वक्त आगा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। आगा साहब ओके, यहाँ इस वक्त हमारे साथ डेफिनेटली इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद हैं सलीम सिंजानी साहब हैं, इसी तरीके से हमारे साथ इस वक्त कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब भी मौजूद है। कर्नल रिटायर्ड साहब, माजरत की कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हो जाते हैं प्रोग्राम के बीच में, लेकिन माजरत के साथ सर, जिस तरीके से तरमीम हम देख रहे हैं कसरत राय से मंजूर की गई है, खास करके अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से अब इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो क्या ये वीकनेस है जो अब जस्टिस की बात करें, अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, सर किस तरीके से इस्तीफों का आना ये भी एक पॉइंट है, वीकनेस पॉइंट है? नहीं, देखें बाकी अभी जो बात कर रहे थे शायद पीटीआई के दोस्त बड़ी उन्होंने सही बात की है। देखें ये जो 27वीं तरमीम है इसके ऊपर आप जरा थोड़ा सोचें कि तरमीम जो होती है उसका मकसद ये होता है कि अवाम को उसका क्या फायदा पहुंचता है ओवरऑल। अब इस तरमीम से 27-23 करोड़ जो अवाम है उनके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है इसका, उनका तो कोई भला ही नहीं हुआ। वो तो चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और जो माल खर्च हो रहा है, जो पैसा खर्च हो रहा है गरीबों का टैक्स का, वो नॉन प्रोडक्टिव चीजों पे खर्च हो रहा है। उन्होंने मिसाल दी थी, जुनेजो साहब की बड़ी अच्छी मिसाल दी थी उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि जो 1300 सीसी से ऊपर गाड़ी किसी की नहीं होगी और 1000 सीसी की होगी, और उसने ये इंश्योर किया कि पूरे पाकिस्तान में एक वन अपॉइंटेड डे के ऊपर, मुझे याद है अच्छी तरह से जी, वो छोटी गाड़ियां आ गई थी 1000 सीसी की, इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस।
वो भी उन्होंने भी अपनी तमाम स्टाफ कारें जो थी बड़ी सीसी की बंद कर दी। तो ये नजर आता था कि भाई ये उनका वो अवाम के लिए जो पैसा बचेगा वो डाइवर्ट करेंगे। अभी इन तरमीमों का तो देखें, इन्होंने अपनी तनख्वाहें कितनी बढ़ाई हैं लेजिस्लेटर्स ने। ये कोई नौकरी है? ये तो इलेक्टेड है लोग हैं, ये तो आते हैं अपना काम करने के लिए। भाई आप भरो 5 साल के बाद इनके आप पर्क्स देखें, इनकी मराद देखें, इनकी सैलरीज देखें। ऐसे है जैसे हमारे यहाँ ऑयल किंगडम है, जैसे पाकिस्तान जो है। अब मैं उसमें तफसीर में नहीं जाना चाहता। आप इनकी अगर सैलरीज देखें कुछ लोगों की तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो गया। हुकूमती इदारों को कोई भी शख्स उठा ले, हम किसी एक शख्स की बात, किसी एक इदारे की बात नहीं करेंगे। हुकूमती इदारों की किसी भी शख्स को उठा के देख लें, हम यही देखते हैं कि शहाना प्रोटोकॉल उनके साथ मौजूद होता है और वही गरीब का पैसा जो है वो लगा हुआ होता है उस पर। हाँ, तो यही मतलब ये है ना कि अब आप 27वीं तरमीम हम इसके ऊपर क्या बहस करें। पॉइंट तो ये है, देखिए कोई भी जो अमेंडमेंट होती है इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पॉपुलेशन जो सारे मुल्क में। अभी अखबार में आया हुआ था 3 दिन पहले कि जी डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि हर अमेरिकन को $2000 जो है उनके अकाउंट में डाले जाएंगे क्योंकि जरा महंगाई हो गई है। ये तरीकाकार होता है, यहाँ पर भी ये हो सकता है। यहाँ आप जो सूरत हाल है वो तो आपको पता है कि जो आम आदमी है उसके लिए तो तरमीम उसको बेमायनी है, वो तो ही इज नॉट कुछ, उसको क्या फायदा पहुंच रहा है इस तरमीम का। ओवरऑल आप देखें तो ये तो आपस में लड़ाई झगड़ा है इनका, तो उसको उन्होंने हल कर लिया है 27वीं तरमीम करके। अब ये 28वीं भी आ जाएगी, कोई सिकम रह जाएगी, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें मैं बताऊं आपको, एक जो इंटरनेशनली हमारा इमेज जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है। तो अब ये जो सिविल मिलिट्री का झगड़ा था ये अल्हम्दुलिल्लाह अब ये खत्म हो गया हमेशा के लिए। 27वीं तरमीम से बिल्कुल खत्म हो गया है और जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाइब्रिड सिस्टम चलेगा जिसमें फैसले जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करेगी और वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कोई दूसरा हल नहीं है। तो एक लिहाज से ये देखा ये रोज रोज का जो चक्कर है ये सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन बात वही आ जाती है जो एक साहब कह रहे थे कि जो वोट को इज्जत हो, तो उसके अंदर ये देखना चाहिए अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं उसमें मतलब इस किस्म की जो फॉर्म 47 का सिलसिला चला हुआ है, जो अपोजिशन का वो है इसमें जो कहना है, तो उस तरह की कोई ऐसी बात नहीं होती। अब भी मेरा ख्याल है कि एक लिहाज से अगर देखा जाए तो अब ये लड़ाई झगड़ा जो सिविल मिलिट्री का रिलेशन है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और अब जो है हुकूमत जो है अब इनको चाहिए कि ये आवाम की खिदमत करें, अपने झगड़े ख़त्म करें, अपनी मराद को कम करें, अपने शाहाना अखराजात को बंद करें और जो गरीब अवाम है 23 करोड़ इनका ख्याल करें। इनको मतलब इनको दें, गरीबों को जॉब्स दें, नौकरियां दें, तनख्वाहें इनकी बढ़ाएं, पेंशनें इनकी बढ़ाएं। तो क्योंकि अगर ये अवाम खुशहाल होगा तो तरक्की भी होगी। जब तरक्की होगी, जब मुल्क में प्रोजेक्ट्स लगेंगे, अभी हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है और इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्शन है। ये अब चीज़ें जो है ना ये हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा और ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसके ऊपर काम करेंगे, लोग अपना मिल के काम करेंगे। अच्छा, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा कर्नल साहब कि इस तरह का निज़ाम जो राइज होने जा रहा है तो क्या इससे जमहूरियत के निज़ाम को तक़वियत मिलेगी? जमहूरियत निज़ाम को कैसे तक़वियत मिलेगी? ये तो जमहूरियत से हटके है ना सोल्यूशन। ये तो जमहूरियत से हटके है। जो जमहूर हैं जी, जो कैबिनेट बैठी हुई है, जो हुकूमत बैठी हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है ना ये निज़ाम को कि भाई हम आपके बगैर हमारा गुजारा नहीं। सर लेकिन इनडायरेक्टली तो वो ये भी कह रहे हैं ना कि जो भी लोग इस वक्त असेंबली में आते हैं, जो भी लोग यहाँ पर हुकूमती इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं, वो तमाम लोग अवाम की वोट से तो आते हैं। ये तो बड़ा एक अवाम के वोट से तो आते हैं, तो अवाम के वोट से आते हैं तो वो उनसे ये सवाल करे कि तुमने अवाम के लिए क्या किया है, अपने हल्के के लिए क्या किया, लोगों के लिए।
कितने क्लिनिक बनाए हैं, कितने लोगों को कारखाने लगा के वहाँ जॉब्स दी हैं। तो अपना बाजारों लेके और अपना फिरते रहते हो, तो वो तो शक्ल भी नहीं देखते बाद में अवाम की, उनका उधर तो जाना ही नहीं होता है। यहाँ तो जो हमारा वोटिंग पैटर्न है ना, ये भी अवाम को आंखें अपनी खोलनी चाहिए अब, कि वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर पड़े हुए हैं। एक डिफरेंट खानदान है जो कि पैकेट्स में बैठे हुए हैं और वो बंदे जाके उनको वोट डाल देते हैं। हमेशा वही चेहरे आते हैं, अगर वो नहीं है उसका बेटा है, बेटा नहीं है तो बेटी है, बेटी नहीं है तो उसका बेटा है। इसका मतलब ये होगा कि जो इस वक्त आईनी तरमीम नजर आ रही है वो हमें अवाम की मफाद से बालातर होकर हुकूमती मफाद में नजर आ रही है, ऐसा ही? बिल्कुल है, इस हुकूमत के मफाद में है, अवाम के मफाद में। तो इसमें एक लफ्ज भी नहीं है, आप बताएं ना क्या है उसमें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया कर्नल रिटायर्ड मुख्तार साहब। और जैसे कि प्रोग्राम में खास करके जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, जो हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि जो जमहूरी निज़ाम को जो तक़वियत मिलनी चाहिए या आइन में जो तरमीम होनी चाहिए जिससे आवाम तक बेनिफिट होना चाहिए, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ वक्त पर ब्रेक में जाएंगे, वापस आते हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में भी और अब भी हम 27वीं तरमीम के हवाले से ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वही बात आती है कि जमहूरी निज़ाम को कितनी तक़वियत मिल रही है। इस वक्त आगा खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। आगा खालिद साहब, इससे पहले कर्नल मुख्तार साहब भी थे। कर्नल मुख्तार साहब का यही कहना था कि जो इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम होती हुई दिखाई दे रही है, इसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादातर हमें हुकूमत की जानिब नज़र आ रहा है, जबकि जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी हुकूमत है, तो कोशिश ये करनी चाहिए थी कि इसके समराज जो है वो आवाम तक पहुँचे। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, वाकई ये अगर 27वीं तरमीम जो है वो गलत है तो पहली से जो 26 तरमीमें हुई हैं वो सही थी, ये गलत हो गई। असल में बात ये है कि एक हमारा एक जो आइन है उसकी रूह से कौमी असम्बली सेनेट ही आइन में तरमीम का हक रखती हैं, उनको ये इख्तियार है और ये आइन के तहत उनको दिया गया है। उसी आइन में अगर वो तरमीम करते हैं और वो समझते हैं कि अब हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं और उन्होंने कुछ नया कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए, तो जो दुनिया भर के कवानीन ऐसे ही होते हैं, दुनिया भर के आइन ऐसे ही होते हैं, उनमें जो तब्दीलियां की जाती हैं, तरामीम की जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर कोई आइन ही नहीं है और वहाँ इसी तरह वक्त के साथ साथ वो लोग अपने फैसले करते हैं और उनके मुताबिक वो हुकूमतें चला रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं। ये कोई बात है कि इसको जो है इशू बनाकर और वो किया जाए, खाम में फसाद मुल्क में फैलाया जाए, जब देख रहे हैं कि चारों तरफ से हमारे दुश्मन जो है, हमारे मुखालिफिन जो है वो हम पर हमला आवर हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ा रिस्क बने हुए हैं। तो ऐसे में बजाय इसके कि कौम में एक यकसुई पैदा की जाए और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, ये छोटी छोटी बातों को इशू बना करके जी उसका यूं हो गया और इससे ये हो जाएगा फला, क्या कौन सा क़यामत आ जाएगी? जब जनरल आकर डायरेक्ट बैठे रहे 10-10 साल हुकूमतें कर ली तो क्या हो गया? तब ये कहाँ सोए हुए थे? जब आइन आकर जब 1-2 डिक्टेटरों ने मुअत्तल कर दिया तो उस वक्त क्या कर दिया किसी ने? तो यही आइन था ना जिसको मुअत्तल किया गया। अब अगर इसमें एक तरमीम लाई गई है और वो तरमीम जो है इस वक्त के हिसाब से मुनासिब है तो जाहिर है उनको काम करने दें आप। हाँ, अलबत्ता 5 साल के बाद जब ये इनका ये जो मुद्दत है ये खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप इनसे जवाब तलबी करें, इनसे पूछें कि जनाब आपने 5 साल में क्या किया, आपने कौम के लिए क्या किया, आपने आम आदमी के लिए क्या किया, तो फिर आप इनसे पूछ सकते हैं। ये जमहूरियत जो है वो कहते हैं ना कि बेहतरीन इंतकाम है, वो इसीलिए है कि कौम फिर फैसला करती है ना 5 साल के बाद के क्या होगा, इनकी कारकर्दगी क्या थी। अब इस तरह 2018 में जो खेल हुआ वो सही था, 2022 में जो खेल हुआ वो गलत था। ये अजीब सोच है हमारे लोगों की। अब क्या करें, मतलब ये कि हर कोई अपने मिजाज के मुताबिक, अपने मंशा के मुताबिक एक नया आइन गढ़ के बैठा होता है, नई सोच गढ़ के बैठा होता है और वो उसके मुताबिक हुकूमतों को भी वो मजबूर कर रहा होता है कि जनाब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जो हम सोच रहे हैं वैसा करो। इस तरह थोड़ी होता है, जमहूरी मुल्कों में यही होता है। हुकूमतें जब वो आती हैं और वो अपने मिजाज के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, अपने दस्तूर के मुताबिक वो हुकूमतें चलाते हैं, तो 5 साल के बाद फिर वो जब कौम के पास जाते हैं कौम उनका एहतसाब करती है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। कुछ नहीं होता 27वीं तरमीम से। ये सब इस तरह गलत बातें हैं जो इस तरह की जा रही हैं और इस तरह फसाद फैलाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगा खालिद साहब, सीनियर सहाफ़ी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिरी सलीम सचवानी साहब,
27वीं तरमीम की बात हो जाए, वो कह रहे हैं कि तमाम इसी तरीके से चंद लोगों को अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए 27वीं तरमीम चाहिए थी, अपने इक़्तिदार की गिरफ्त मजबूत करने के लिए। और अवाम के जब हक के ऊपर डाका डाला गया, या 2018 की बात कर रहे हैं, तो इसी बात को ख़त्म करने के लिए जो मौजूद माशरे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को हकूक़ देने की बात करते हैं। हकूक़, अवाम का हक न मारा जाए, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ मिले, इसके लिए सोचते हैं, इसके लिए काम करते हैं। तो आपने देखा कि खान साहब ने जो है वो इसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल दरामद किया। उन्होंने बैरून ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों को, जो कि पाकिस्तान का सरमाया है, जो पाकिस्तान के असास हैं, जो पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी हैं, उनको वोट का हक दिया। इसके अलावा EVN मशीन ला के अवाम को जो है वो एक ऑटोमेटिक तरीके से, जिसमें धांधली का अंसर बहुत कम हो जाता है, वो ला के इसको कानून पास किया, जिसको कि बाद में उन लोगों ने जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस कानून को रोल बैक किया। और उनको लाया ही इसलिए गया था ताकि जो वो मुल्क के लिए जो है वो जो मफादात हैं मुल्क को, उनको दाव पे लगाया जा सके। आपके सामने कि बाजवा साहब के दौर के अंदर में जो, और शहबाज शरीफ दौर के अंदर में लोगों को अंदर बसाया गया, लाया गया सरहद पार से, उनको बसाया गया। अब इल्ज़ाम उसका ला के खान साहब के ऊपर डालने की कोशिश की जाती है। अब रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है कि किसके दौर में आते अवाम का एहतजाज हुआ था इसके ऊपर कि भाई इनको नहीं लाया जाए, वो किसके दौर में होता है, सब चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है। हकाइक को छुपा कर हमें वो बात फिर मैं वही करूँगा कि जब आखिरत का खौफ निकल जाता है हमारे जहनों से कि हमें अल्लाह को जवाब देना है, तो फिर हमें मुख्तलिफ बहाने मिलते हैं, हमें मुख्तलिफ तावीलें मिलती हैं, हम मुख्तलिफ झूठ बोलते हैं और अपने गलत को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सलीम सिचवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, कर्नल रिटायर्ड मुख्तार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आगा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। चूँकि 27वीं तरमीम के मामलात अब मंजूर हो चुकी है 27वीं आईनी तरमीम, और उसके साथ साथ अब आने वाले वक्तों में ये समरात नजर आएंगे कि अवाम को इसका कितना बेनिफिट दिया जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ है इख्तिताम का, ज़िंदगी हालात ने दिया साथ होगी इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।